नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुल्क की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे थे और साथ साथ डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लालजी टंडन की 12.5 फीट की जो प्रतिमा है कांस्य की बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मूर्ति का अनावरण किया है। हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर यह मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, अब तक पहुंचा देते हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत बिगड़ चुकी है। कल्याण सिंह का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। कल्याण सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अब रख दिया गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार कल्याण सिंह की निगरानी कर रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, कई दिनों से कल्याण सिंह खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको देखते हुए अब उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया गया है। हालत बहुत बिगड़ती जा रही है कल्याण सिंह की। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह। हालांकि कल्याण सिंह ने अपने बयान में पिछले दिनों कहा था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण और उसका भव्य अनावरण जिस तरीके से होगा, आरती वहां होगी, वो नहीं देख लेते तब तक उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। राम जी उनके साथ हैं। लेकिन आपको बताते चले, अभी जो खबर मिल रही है वो ये है कि उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया गया है। बेहद गंभीर स्थिति में अभी कल्याण सिंह का स्वास्थ्य जो है वो पहुंच चुका है। आईसीयू में आपको बताते चले उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित लाल किला आज से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के समापन तक बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। विभाग ने बताया है कि आम लोगों के लिए लाल किला 21 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। एएसआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि 15 अगस्त की तैयारियों के चलते लाल किलों को बंद किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही लाल किला देखने जाने वालों की संख्या कम कर दी गई थी। डीडीएमए के निर्देश के बाद दिल्ली के सभी बाजारों में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जा रहा है। एएसआई ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 21 जुलाई की सुबह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने तक लाल किले के अंदर प्रवेश को निषेध करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 12 जुलाई को पत्र लिखकर कोविड महामारी और सुरक्षा कारणों से लाल किला 15 जुलाई से बंद करने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट दिया था। एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी ड्रोन के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी को लेकर अब एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को चौकन्ना किया। सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले, खासतौर पर 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटी थी, इस दिन ड्रोन के जरिए दिल्ली में हमला करने की जो है वो कोशिश हो सकती है। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नकली करेंसी तस्करी का मामला सामने आया है। शरीफुल इस्लाम अरेस्ट किया गया है। एनआईए टीम ने शरीफुल को कैलकाटा से धर दबोचा है। ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ आ रही है एनआईए। मोहम्मद मुराद आलम का साथी है शरीफुल। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि 2019 में गाजियाबाद से पकड़ा गया था मुराद। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि नकली करेंसी बनाने के आरोप में धर दबोचा है पुलिस ने। मोहम्मद मुराद आलम का साथी है शरीफुल, जिसे शरीफुल को आपको बताते चले एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। 2019 में गाजियाबाद से मुराद भी पकड़ा गया था और अब शरीफुल की भी धर दबोची जो है वो पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से वो कर ली गई है। नकली करेंसी तस्कर शरीफुल इस्लाम आपको बताते चले अरेस्ट कर लिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए टीम ने शरीफुल को कैलकाटा से दबोच लिया है और अब उसे आपको बताते चले लखनऊ लाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को मंगलवार को 1 साल पूरा हो जाएगा। पिछले साल 20 जुलाई को हरेली पर्व के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना ने गोपालक किसानों के साथ साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों को आय का एक जरिया उपलब्ध कराया, बल्कि इस योजना के माध्यम से महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 80,000 महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। बीते 1 वर्ष में योजना के तहत गोबर संग्राहकों से लगभग 48.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई। उन्हें 97 करोड़ 55 लाख का भुगतान किया गया। इसी तरह अब तक स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को लाभांश के रूप में 35 करोड़ 41 लाख का भुगतान किया गया। योजना से प्रदेश के 1,71,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 76,000 से अधिक भूमिहीन लोग हैं। तो कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। 1 अगस्त के बाद मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तकनीक शिक्षा का क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 11वीं 12वीं की कक्षा भी इसी के साथ शुरू की जाएगी। स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक शालाओं के लिए ऐसे गांव या ग्राम पंचायत जहां कोरोना के एक भी मामले नहीं है, वहां ग्रामीण फैसला लेंगे। आंगनबाड़ी को 2 पालियों में खोला जाएगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि प्रदेश में सस्ती दवाई देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाइयों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मांग के अनुसार 18 में से 17 कोल ब्लॉक को अनुमति दे दी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 316 नए मामले सामने आ चुके हैं। नए मामलों के बाद कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक कुल 10,169 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल आंकड़ा 13,500 हो गया है। 562 लोग पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक कुल 9,83,200 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,469 एक्टिव केसेस। बिलासपुर को रुख करेंगे। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 3,25,000 रुपए धोखाधड़ी का मामला जो है वो सामने आ चुका है। इसकी तत्काल शिकायत होने पर तोरवा थाने की साइबर टीम ने पीड़ित के 1 लाख रुपए वापस कराए हैं। वहीं शेष रकम के लिए पुलिस ने जुर्म दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरु नानक चौक के पास रहने वाले पीके राय रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनके मोबाइल पर इंटरनेट धीरे धीरे चल रहा था। 15 जुलाई को उनकी बेटी ने इंटरनेट से मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर नंबर निकालकर आपको बताते चले फ़ोन किया। अपनी समस्या बताने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर दूसरे नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को मोबाइल कंपनी का अधिकारी बताते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही। इसके लिए उसने एनीडेस्क ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करने को कहा, साथ ही OTP नंबर पूछ लिया। इसके बाद उसने 5 रुपये बताए खाते में डालने के लिए। रिटायर्ड कर्मचारी ने 5 रुपये जालसाजों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो वो तो हो चुका। तो आपको बताते चले लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रही जालसाजी की, इसकी जानकारी होने
पत्रकारों व अन्य लोगों की फोन टैपिंग और जासूसी के मामले पर संसद में हंगामा अभी भी जारी है। कांग्रेस ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। फोन जासूसी कांड को लेकर अब संसदीय स्थायी समिति में गर्मागर्म बहस होने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 28 जुलाई को बैठक बुलाई गई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, गृह और संचार मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया। बैठक का एजेंडा नागरिकों की डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी रखा गया। समिति से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके किए गए फोन जासूसी कांड के बारे में सवाल किए गए। इस समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 2 दिनों पहले ही अपने अलग अलग बयानों और ट्वीट के जरिए इस जासूसी कांड को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। थरूर ने कहा, सरकार अगर ये कहती है कि उसने जासूसी नहीं की, तब तो एक स्वतंत्र जांच ये जानने के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर किसने ये जासूसी करवाई। थरूर ने कहा कि पेगासस बनाने वाली कंपनी कहती है कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचती है। इसके पहले भी इसी संसदीय समिति ने इजरायली सॉफ्टवेयर के बारे में सरकार से सवाल पूछे थे। साल 2019 में व्हाट्सएप डेटा के लीक होने का खुलासा हुआ था और उस वक्त भी समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को सवाल जवाब के लिए तलब किया था। तो क्या बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई नया चेहरा विराजमान हो सकता है? ये सवाल बिहार की राजनीति में लगातार पूछा जा रहा है और इसका उत्तर जल्दी ही मिलने की संभावना है। 31 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करना होगा। इस पद के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सबसे प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष आरसीपी सिंह को हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बनाया गया। माना जा रहा है कि पार्टी के एक व्यक्ति एक पद की नीति के मद्देनजर आरसीपी सिंह अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, जिसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। 18 जुलाई को हुई पार्टी की एक बैठक में आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो मंत्री और अध्यक्ष का पद दोनों संभाल सकते हैं और सक्षम भी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद से हटने को कहेगी तो भी उन्हें कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। उसी बैठक में नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की जमकर तारीफ की थी, जिससे उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें उस वक्त तेज हो गई थी। दरअसल कुशवाहा को अध्यक्ष पद बनाकर नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण भी साधना चाहते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जात से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जात से। इन दोनों जातियों को बिहार में लवकुश के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या करीब 8 से 10% मानी जाती है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुरानी पार्टी और ओवैसी समेत कुछ अन्य पार्टियों का गठजोड़ कर कई उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से कुछ उम्मीदवारों ने अच्छे खासे वोट बटोरने, जिनमें ज्यादातर कोयरी समाज से ही आए थे। उसके कुछ ही महीने बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लिया।